गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और खूब अच्छे से होंगे आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था बलाघूर्ण, किसी भी उस पे कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो आज उसी के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और हमने ये पढ़ लिया था कि ये मोटर का सिद्धांत है। जो आपने बलाघूर्ण, इसी आधार पे मोटर काम करता है, तो मोटर का सिद्धांत था। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं धारामापी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? धारामापी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। तो धारामापी किसे कहते हैं? वह युक्ति जो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन करती है। संसूचन माने होता है डिटेक्शन, डिटेक्ट करती है कि मतलब धारा है या नहीं है परिपथ में। तो वह युक्ति जो किसी भी परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन करती है, धारामापी कहलाती है। अब ये धारामापी कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है, चल चुंबक धारामापी और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। अब ये चल कुंडली धारामापी भी फिर से दो प्रकार की होती है, इसको देख लीजिएगा। अब निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, ये फिर से दो प्रकार की होती है। निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित, या फिर इसका दूसरा नाम है वेस्टर्न धारामापी। तो ये कुल मिला के धारामापी कितने प्रकार की होती है ये आपने पढ़ा। सबसे पहले धारामापी किसे कहते हैं? तो वह है विद्युत युक्ति जो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन करती है, धारामापी कहलाती है। अब धारामापी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, चल चुंबक धारामापी, चल कुंडली धारामापी। तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी फिर से दो प्रकार की होती है, निलंबित कुंडली धारामापी अथवा किलकित या वेस्टर्न, एक ही नाम है, चाहे किलकित कह लीजिए चाहे वेस्टर्न कह लीजिए। किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न कुंडली धारामापी। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं निलंबित कुंडली धारामापी। इसमें कौन सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा? निलंबित कुंडली धारामापी। तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बाद देखिएगा, इसका हेडिंग आप नोट कर लीजिए। तो निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल? तो ये टॉ इक्वल्स NIAB के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये टॉ इक्वल्स NIAB के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें अगर ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल और B उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसमें अगर ये N, A और B नियत है तो टॉ समानुपाती I। तो इसको फिर से सुनिएगा, सिद्धांत क्या है? ये टॉ इक्वल्स NIAB के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कुंडली पर उत्पन्न बलाघूर्ण, टॉ क्या है बेटा? बलाघूर्ण। किसी भी कुंडली पर उत्पन्न बलाघूर्ण उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब अगर धारा आपने ज्यादा प्रवाहित कर दी तो बलाघूर्ण ज्यादा उत्पन्न होगा, और धारा कम प्रवाहित कराई तो बलाघूर्ण कम उत्पन्न होगा। तो टॉ इक्वल्स NIAB के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा बेटा? किसी भी कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो अब ये हो गया इसका सिद्धांत। अब बात आती है बनावट की।
ये देखिएगा बेटा, बनावट में कोई खास बात नहीं होती है, जो आप डायग्राम बनाइए उसी को लिखते चलिए, वही बनावट होती है बेटा। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा स्पेस के लिए इरेज कर रहे हैं बनावट। तो देखिए, सर्वप्रथम एक आयरन की धातु की क्रोड होती है, नम लोहे की धातु की क्रोड होती है। फिर से, सर्वप्रथम एक बेलनाकार नम लोहे की धातु की क्रोड लेते हैं, जिस पर ये तार लपेट दिया हमने, जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार समान रूप से लिपटे होते हैं, जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार समान रूप से लिपटे होते हैं, इसे त्रिज्य चुंबकीय खंडों के मध्य रखा जाता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो नॉर्थ और साउथ ये त्रिज्य है, ऐसा सोचिए। ये बेलन है तो ऐसे चुंबकीय खंड होगा, ऐसे करके। ये मान लीजिए बेलन है तो इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये गोल टाइप का। तो इस टाइप का हाफ खंड इधर है, हाफ खंड इधर है, तो इसे त्रिज्य चुंबकीय खंडों के मध्य रखा जाता है। इसे निलंबित करने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये क्या है बेटा, फॉस्फर ब्रॉन्ज की सहायता से निलंबित किया जाता है, तथा इसके ऊपरी भाग पर एक समतल दर्पण लगा होता है, जिसे लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। लैंप स्केल व्यवस्था का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्केल लगा दिया और एक लैंप टाइप का मतलब एक इंडिकेटर जला दीजिए, तो अब उसकी लाइट आएगी, इस मिरर पे टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा है कि जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे चली जाएगी, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसी सिद्धांत पर लैंप स्केल व्यवस्था होती है। तो ये लैंप जो इसके ऊपरी सिरे पर समतल दर्पण लगा होता है, तो इसे लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किस व्यवस्था द्वारा बेटा, लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा, और इसके निचले भाग पर एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग लगी होती है, तथा तार के दोनों टर्मिनलों को T1 व T2 से प्रदर्शित किया गया है। T1 हो गया, T1 और T2 से प्रदर्शित किया गया है। ये T1 टर्मिनल है, ये T2 टर्मिनल है, ये प्रत्यास्थ स्प्रिंग है। अब उसके बाद इसमें सारा कुछ लिख दिया बेटा। ये नम लोहे का क्रोड और तांबे के विद्युत रोधी तार। ये कैसे तार है बेटा, तांबे के विद्युत रोधी, विद्युत रुद्ध भी कह सकते हो, और विद्युत रोधी तार समान रूप से लपेटे जाते हैं। तांबे की विद्युत रोधी का मतलब क्या है, जैसे आपके यहां जो वायरिंग हुई होगी उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो इसका मतलब अगर ऐसा तार आपने लपेट दिया तो विद्युत रुद्ध हो गया। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें तार लगा देते हैं और इसको पूरा इंसुलेटर से भर देते हैं। कुचालक पदार्थ आता है वार्निश टाइप, उसे पूरे उसमें लपेट देते हैं, जिससे कि आपस में तार एक दूसरे से संपर्क में ना हो और उसका लीकेज भी ना हो, नहीं तो विद्युत धारा का क्षरण हो जाएगा, तो क्षरण हानि हो जाएगी। ये डिस्कशन अगले चैप्टर में होगा, लेकिन वो इससे लीकेज नहीं होगा और एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए दो तार है, ऐसे ऐसे लपेटा गया है,
तो ये दोनों अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो विद्युत धारा शॉर्ट मार्ग से जाएगी, वो न्यूनतम मार्ग को अनुसरण करना चाहती है, लंबे पथ से नहीं जाना चाहती। तो कुल मिला के इसे विद्युत रोधी तांबे के तारों से लपेटा जाता है। विद्युत रोधी का मतलब आपस में ये तार एक दूसरे से टच ना हो। तो ये हो गया इसका बनावट। अब इसकी क्रियाविधि बेटा, क्रियाविधि के लिए आप देखिएगा जो यहाँ पे ये लिखे हैं ना NIAB, इसी के बारे में आपको लिख देना है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, डायग्राम को यहां से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कार्य प्रणाली या क्रियाविधि पढ़ते हैं। तो हम अब डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो देखिएगा हम लोग इसी बात को बोलेंगे, देखिए टॉ इक्वल्स NIAB को भाषा में बोलेंगे। माना कुंडली का क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल A, कुंडली में फेरों की संख्या N तथा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तथा कुंडली के त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र B है। अब त्रिज्य चुंबकीय खंड लेने का कारण यह त्रिज्य चुंबकीय खंड या अवतल चुंबकीय खंड, अवतल आकृति, इसको अवतल आकृति भी तो कहते हैं। अगर आपने वो प्रकाशिकी चैप्टर पढ़ा होगा 10th में या 12th में कहीं सुना हो, तो प्रकाशिकी चैप्टर में ये अंदर झुका हुआ भाग उसको कहते हैं अवतल, और उभरे हुए भाग को उत्तल। उ माने उभरा हुआ, उ माने उत्तल, ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो ये अवतल खंड होता है अंदर, देखिए ऐसे है चुंबक, तो इसका मतलब ये खंड कैसा हो गया, अवतल। तो ये अवतल ध्रुव खंडों के मध्य रखा जाता है। अब अवतल ध्रुव खंडों के मध्य रखा गया है तो उसका फायदा देख लीजिए, अवतल ध्रुव खंड है, इसका चर्चा अभी आगे है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ में प्रवेश करती हैं। तो ये नॉर्थ से निकली, लेकिन हमेशा सतह के लंबवत होती हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगी। ये निकली बेटा, और साउथ में प्रवेश करी, मतलब ऐसा कुछ। अब आप सोचो, नॉर्थ से निकली, साउथ में प्रवेश की, तो ऐसा लग रहा है ये वाली आके इसको काट देगी, ये इसको काट देगी। और आपने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो देखिए यहां से ये जाएगा और ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे घूम जाएगा, और ये सीधा चला जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। तो अगर और ऐसा हुआ तो ऐसा। तो देखिए यहां पे आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो गई। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जो गुणधर्म पढ़ा था वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी होगा, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो उसकी तीव्रता प्रबल होगी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो तीव्रता कम होगी। तो अब देखिए यहाँ पे मध्य में तीव्रता बढ़ गई, और मध्य में ही हमने क्या रख रखा है, ये आयरन रोड। इसको टॉप से दिखा रहे हैं बेटा, ये फोटो को टॉप से दिखा रहे हैं। तो टॉप से देखेंगे तो सिर्फ आपको ये बेलन का ऊपरी भाग दिखेगा। तो अब इसमें देखिए तीव्रता क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल हो गई। तो इसके बाद अब देखिएगा, तो अब यहां पे त्रिज्य चुंबकीय खंड लेने का कारण यह है कि जो कुंडली का तल है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत हो, या कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ सदैव लंबवत हो। मतलब क्या है, ऐसे समझिए कि जैसे आपने ऐसे ऐसे तार लपेटा है, तो अगर आपने ऐसे कुंडली ली है तो इसके समांतर भी क्षेत्र रेखाएं होंगी। देखिए यहां से भी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और आपकी कुंडली ऐसे घूमी तो यहां से भी तो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। कुंडली यहां से घूमी तो पूरा ऐसे चुंबक है, तो यहां से भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और दूसरे सिरे में प्रवेश करेंगी। तो ये क्षेत्र रेखाएं इसके तल में आ जाएंगी हमेशा। तो इसके तल में आ जाएंगी का मतलब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब इसके तल में है तो इसका सदिश क्षेत्रफल इधर है, तो थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का निर्माण हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसे हमने चुंबक ले लिया है और बीच में ऐसे प्लेट ली है। तो अगर ऐसे है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, और ऐसे घुमा दीजिए तो इधर से भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इसका तल सदैव 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो तल अगर 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो तल का सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत होगा ना बेटा, इसका सदिश क्षेत्रफल इधर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के अनुदिश। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र और इसके सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे क्या होगा,
टॉ इक्वल्स एन आई ए बी साइन थीटा, टॉ इक्वल्स एन आई ए बी साइन थीटा में थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा एन आई ए बी हो जाएगा बेटा। ये टॉर्क मैक्सिमम होगा और ये कितना होगा एन आई ए बी। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम होगा। क्यों? अगर साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है तो अगर ये ए अधिकतम हो गया तो ये बलाघूर्ण भी तो अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्न्स फेरे जितने लेने वो ले लिए। प्रवाहित होने वाली धारा जो कुंडली में है वो प्रवाहित होगी, जो उसका क्षेत्रफल है वो निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? साइन थीटा पर। तो अगर साइन थीटा का मान अधिकतम है तो इसका मतलब लगने वाला बलाघूर्ण भी क्या हो जाएगा बेटा अधिकतम। तो ये बलाघूर्ण अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति उत्पन्न होगी। अब अगर देखो जब ये ऐसे घूमेगा, अगर इस पर ये बलाघूर्ण लगेगा तो बलाघूर्ण का मतलब है कि कुंडली घूमेगी, लेकिन आप सोचिए स्प्रिंग नीचे लगी है, तो अगर कुंडली ऐसे घूमेगी तो स्प्रिंग उसे वापस लाने की कोशिश करेगा ना। जैसे नीचे से अगर किसी को स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए, इसको ऐंठ के देखो तो छोड़ोगे तो घुर्र से वापस आ जाएगा ना। तो वही हालत इसमें भी है कि जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी, ये मतलब नर्म लोहे का क्रोड जैसे जैसे घूमेगा तो ये स्प्रिंग उसे वापस लाने का प्रयास करेगी। तो स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण, स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण ओके। तो लगने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण क्या होगा? कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा, टॉ समानुपाती फाई। तो जब समानुपाती, ये टॉ डैश मान लीजिए क्योंकि ये बलाघूर्ण कुछ अलग होगा। तो जब समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा सी फाई। लेकिन एक और बात, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्या प्रदर्शित करता है? जैसे अगर घूर्णन इधर हुआ है तो ये स्प्रिंग वापस उल्टी दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो जो बलाघूर्ण आपने धारा प्रवाहित की है उसके कारण जो बलाघूर्ण है, और जो स्प्रिंग के कारण बलाघूर्ण है वो विपरीत दिशा में है। तो ये रीस्टोरिंग प्रत्यानयन बल को प्रदर्शित करता है। तो इसका परिमाण ले लिया -c। तो जहां c क्या है बेटा? जहां c ऐंठन स्थिरांक है, जहां c क्या है? ऐंठन स्थिरांक या ऐंठन नियतांक है। तो अगर देखिएगा ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की अगर स्थिति की बात करें तो, या साम्यावस्था की स्थिति में, तो अगर ये मतलब सुई कब रुकेगी इस पे? ये वाली सुई मतलब जैसे इस पे ये स्केल उसके साथ घूमेगा, मतलब ये अगर ये घूमेगा तो दर्पण घूमेगा, तो दर्पण घूमेगा तो सामने से जो लैंप स्केल व्यवस्था है उससे आपको ये पता चलता जाएगा कि कितना घूमने से उसमें कितना मान बदल रहा है। धारा का जो मान पता चलेगा वो इसी ये दर्पण के घूमने से पता चलेगा। जैसे दर्पण का घूमने से उसके सामने रीडिंग सेट होगी तो रीडिंग आपको पता चलती जाएगी कि कितनी रीडिंग चेंज हो रही है। तो इसके लिए आप देखिएगा, तो संतुलन की स्थिति में मान लो कि ये फाइनली जाके यहां रुक गया, तो अगर ये यहां पे रुक गया तो स्प्रिंग उसे उल्टी दिशा में घुमा रही थी और ये इधर आ रहा था, तो दोनों फाइनली साम्यावस्था में आ गए ना। जैसे ऐसे सोचो मेरे पैर में स्प्रिंग लगी है, तो मैं इधर घूम रहा हूं तो स्प्रिंग मुझे वापस ले जा रही है ना, वापस ले जा रही है, वापस ले जा रही है। अब एक स्थिति में स्प्रिंग की ताकत और मेरे घूमने की ताकत बराबर हो गई तो मैं यहीं रुक जाऊंगा ना। तो ये रीडिंग नोट कर लेना आप। तो यही जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है इसकी रीडिंग पता चल जाएगी। तो अगर ये ऐसे घूमा तो स्प्रिंग, पैर में जो स्प्रिंग लगा वो वापस लाने का प्रयास करेगा, तो वापस लाने का प्रयास करेगा तो इसका मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी कि संतुलन आ जाएगा। संतुलन में मतलब जो धारा के कारण बलाघूर्ण है और जो स्प्रिंग के कारण बलाघूर्ण है वो बराबर हो जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा? टॉ बराबर हो जाएगा टॉ डैश के। तो टॉ कितना है? NIAB, और टॉ डैश कितना है? C5। परिमाण ले लिया है बेटा। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा?
C अपॉन बैन BAN और एक फाई। तो I बराबर C अपॉन बैन फाई। याद करने का तरीका है ये बेटा, I बराबर C अपॉन बैन फाई, BAN बैन, B चुंबकीय क्षेत्र, A एरिया और N नंबर ऑफ टर्न्स। तो I बराबर C अपॉन बैन फाई। C अपॉन बैन को एक नया नियतांक कुछ मान लेते हैं, K माना। तो I बराबर K फाई, अर्थात I समानुपाती फाई। तो अर्थात कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। कुंडली में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा उसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। तो ये जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा और इसको नोट करो। तो आपने ये देख लिया जहां डेरिवेशन। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, त्रिज्य क्षेत्र या त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य क्षेत्र या त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए देखिएगा बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा, त्रिज्य क्षेत्र या त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। या अवतल चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इधर देखिए, पहले चित्र समझिए। हम उसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं बेटा। जो आपने त्रिज्य खंड लिया था और जो आपने बीच में लोहे की, नम लोहे की क्रोड लिया था, उसके लिए देखिएगा। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लेने का कारण यह है कि जो हमने बता तो दिया है पहले भी, कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल है, ये मान लो ऐसे के क्षेत्र रेखाएं होंगी और इसके ऊपर ऐसे ऊपर से लिपटा हुआ दिखेगा ये। सॉरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से निकली साउथ में प्रवेश की, मतलब ऐसे आई होगी डॉटेड लाइन। तो देखिए, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का लेने का कारण यह है कि जो कुंडली का सदिश क्षेत्रफल है, यहां पे ऐसे ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस पे आप तार लपेट दीजिए तो एक तार प्लेट जैसा बन जाएगा ना। देखिए ऐसे, इसके ऊपर ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये ऐसे। तो इसके ऊपर जब तार लपेटेंगे तो तार एक प्लेट जैसा बन जाएगा। तो मतलब वो कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल है उस प्लेट का कुछ दिशा हो जाएगा। तो जो कुंडली का सदिश क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव परस्पर लंबवत होंगे, तो इससे उत्पन्न बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। इससे उत्पन्न, क्योंकि टॉ इक्वल्स NIAB साइन थीटा होता है, तो उत्पन्न बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा, क्योंकि ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 अगर मैक्सिमम है तो टॉ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो उत्पन्न बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अब इसमें नरम लोहे के क्रोड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। नरम लोहे के क्रोड की चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है
चुंबकीय पारगम्यता अधिक का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो जैसे ज्यादा से ज्यादा इस उसमें लोहे के क्रोड में प्रवेश करेंगी। और वैसे क्या होगा, अगर चुंबकीय पारगम्यता कम होगी तो बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं उसमें प्रवेश ही नहीं करेंगी, वो साइड से निकल जाएंगी। तो अगर चुंबकीय पारगम्यता अधिक है तो अधिकतर क्षेत्र रेखाएं किसमें प्रवेश करेंगी बेटा, इस लोहे के क्रोड में प्रवेश करेंगी। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लोहे के क्रोड में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करेंगी तो इसका मतलब इसमें प्रबल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो नर्म लोहे के प्रयोग का कारण यह है कि इसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। फलस्वरूप अगर चुंबकीय पारगम्यता अधिक हुई तो इसके कारण क्या होगा भैया, अगर चुंबकीय पारगम्यता आपने ज्यादा ले ली तो इससे क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे इसके जो धारामापी है इसकी सुग्राहिता में वृद्धि हो जाएगी। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा बेटा, सुग्राहिता में वृद्धि हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही भाषा लिख देनी है। त्रिज्य चुंबकीय खंड का प्रयोग करने का कारण यह है कि जो कुंडली का सदिश क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, जिससे लगने वाले बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अब इसमें नर्म लोहे के प्रयोग का कारण यह है कि इसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है, जिसके कारण इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें इसकी सुग्राहिता में वृद्धि हो जाती है। तो जल्दी से हेडिंग डाल के आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर इसकी क्रियाविधि देखते हैं बेटा। क्रियाविधि के लिए थोड़ा सा आपको समझना, अकल लगाना पड़ेगा बेटा, कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाशिकी का टॉपिक है कि ये दर्पण है, तो अगर ये ऐसा है तो अगर ये इनके बीच में कुछ कोण रहा होगा और अगर हमने दर्पण को फाई कोण पर घुमा दिया, देखिए दर्पण को फाई कोण पर घुमा दिया तो ये आपतित किरण में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परावर्तित किरण जो है ये 2 फाई कोण घूम जाएगी। अगर दर्पण को फाई कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 फाई कोण घूम जाती है। ये प्रकाशिकी जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल पाएगा। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। तो इसके आधार पर यहां पे बताएंगे कि तो इस प्रक्रिया के अगर इस प्रक्रिया को हम उस पर समझना चाहें, 1 मिनट समझिएगा। तो ये तो आपको थ्योरी है, ध्यान रखिएगा कि अगर दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। तो मान लीजिए ये स्केल है, वो दर्पण है और इसने फाई कोण घुमा दिया दर्पण को हमने, तो ये मान लीजिए इनिशियली ये किरण ऐसे थी तो ये तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो ये परावर्तित किरण है ये कितना घूम जाएगी, 2 फाई। अगर हमने दर्पण को कितना घुमाया है, मात्र फाई कोण घुमाया है, तो परावर्तित किरण 2 फाई कोण घूम जाएगी। अब इससे लंब डाल दीजिए, तो ये लंब डाल देंगे तो ये किरण के बीच का न्यूनतम विस्थापन है, तो इसको हमने डी से प्रदर्शित कर दिया। और ये स्केल यहां पर होगा दर्पण, तो स्केल और दर्पण के मध्य की दूरी है। तो यहां पे ये लंब डाल दिए तो ये क्या बन गया बेटा, एक हिसाब से कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। देखिए ये कुछ थीटा बन गया, ये 90, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो इसमें लंब हो गया और जिससे थीटा बनता है वो आधार। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, ये वाला थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, बस आपको इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहे हैं। तो tan थीटा, थीटा कितना है बेटा, 2 पाई, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार स्मॉल d अपॉन डी। तो अगर ये कोण बहुत अल्प होगा, ये तो हमने दिखाया है ना, जैसे वो जो दर्पण है ये हल्का सा ऐसे टिल्ट किया, हल्का सा घूमा, मतलब जो रीडिंग है वो मिली एम्पियर में होगी, बहुत छोटी छोटी रीडिंग आपको लेनी होगी। तो आप सोचिए दर्पण को भी तो थोड़ा थोड़ा घूमेगा दर्पण, जैसे ये कुंडली घूमेगी तो इसके ऊपर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज लगा है तो ये भी तो घूमेगा, तो इसकी सहायता से दर्पण घूमेगा। तो जब दर्पण घूमा तो ये थोड़ा सा घूमा होगा, हमने ज्यादा दिखाया है डायग्राम में। तो अगर कोण अल्प होता है तो tan थीटा नियरली इक्वल्स थीटा हो जाता है अल्प कोण के लिए। तो tan 2 फाई क्या हो जाएगा बेटा, 2 फाई d अपॉन डी
तो फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन 2d कैपिटल में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये दर्पण और स्केल, यहां पे स्केल लगा होगा कहीं पे, तो दर्पण और स्केल के बीच की दूरी अगर d बराबर 1 मीटर हो तो फाई बराबर स्मॉल d बाई 2 होगा। अगर समानुपाती लगा देंगे तो स्मॉल d हो जाएगा, मतलब जो इसके न्यूनतम विस्थापन के समानुपाती हो जाएगा। अगर फाई समानुपाती कर देंगे तो ये फाई समानुपाती किसके आ जाएगा, प्रकाश के विस्थापन के समानुपाती हो जाएगा। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं फाई समानुपाती आई होता है, फाई समानुपाती आई होता है, तो इसका मतलब फाई समानुपाती डी समानुपाती आई, ये बन गया बेटा। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया। तो अगर आपने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया है तो एकदम ऐसा ही हम लोग वेस्टर्न कुंडली धारामापी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, इसका ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप बुक से एक बार एनालिसिस करिएगा और किसी भी डाउट के लिए आप फिर से एक बार मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा। कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।